हेलो प्यारे दोस्तों, ऑनलाइन क्रिप्टो वर्ल्ड के चैनल में आपका स्वागत है। आज बच्चों बाल विकास एवं शिक्षण विधि के दूसरे टॉपिक को कवर करने चल रहे हैं, जो आपका टॉपिक है कि बाल विकास की अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं इनके अंतर्गत होने वाले विकास पर बच्चों विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाएगा। क्योंकि बच्चों यह टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए इसको हम 2 भागों में लेकर आएंगे। ये बच्चों आपका भाग 1 है, इसका भाग 2 अगली जो है नेक्स्ट में वीडियो बनेगा, उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाएगा। और बच्चों अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अपने जो दोस्तों के ग्रुप हो उसमें भी शेयर कर दीजिए। बच्चों यह टॉपिक आपकी यूपी टेट के लिए, बिहार टेट के लिए, ऑल टेट के लिए और साथ साथ आपके डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर और बीएड के लिए अति आवश्यक है, अति ज़रूरी है। इसलिए बच्चों इस पे विस्तार पूर्वक हम लोग पहले चर्चा करेंगे, फिर आपके परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होंगे उनको बिंदु वाइज हम उस पर भी चर्चा किया जाएगा। तो बच्चों देर न करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो बच्चों ध्यान देंगे तो देखिए क्या है इसमें, पहला नंबर क्या है। पहले देखिए ये हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, पहले इसको भी देख लीजिए। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, इस पे पहले एक बार चर्चा हो जाए। जैसे विभिन्न अवस्थाओं में विकास क्या है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बुद्धि लब्धि और बुद्धि परीक्षण क्या है, संवेगात्मक विकास, संज्ञात्मक विकास, पियाजे का सिद्धांत, सामाजिक विकास, भाषा विज्ञान विकास, सृजनात्मक और सृजनात्मक क्षमता का विकास। आप बच्चे देखेंगे यूपी टेट का जो सिलेबस है सेम टू सेम इन्हीं टॉपिकों पर पूछा गया है, मतलब दिया गया है। तो इसलिए इन्हीं टॉपिकों को विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों देर न करते हुए देखते हैं क्या है। मानव का विकास निश्चित अवस्थाओं में होता है। मानव का जो विकास होता है निश्चित अवस्थाओं में होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की विशेषताएं होती हैं। मनोवैज्ञानिकों ने अपनी सुविधानुसार विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर उनमें होने वाले परिवर्तनों और विशेषताओं को पहचान कर यह स्पष्ट कर दिया है कि बालक का विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता, बल्कि विकास की गति स्वाभाविक रूप से क्रमशः होती रहती है। इन्हें मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। बच्चों बालक का विकास जो होता है वो एकाएक नहीं होता, अचानक नहीं होता है। एक अवस्था होता है, एक स्टेप होता है, क्रमशः होते हैं और उनको मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन की सुविधा के अनुसार इनको 3 वर्गों में बांट दिया गया है। तो बच्चों देखते हैं और मुख्यतः 3 वर्ग कौन कौन हैं। देखिए बच्चों, पहला आपका है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था क्या है बच्चों, जन्म से 5 वर्ष के बच्चों को हम शैशवावस्था में रखते हैं और बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष के बच्चों को हम बाल्यावस्था में रखते हैं और 12 से 18 वर्ष को किशोरावस्था में रखते हैं। ये बच्चों आपसे ही पीपीटेट में ऐसे ही पूछा जा सकता है, एज के अकॉर्डिंग शैशवावस्था बाल्यावस्था कब से कब माना जाता है, 5 से 12 माना जाता है। ठीक है, यही आपसे इसी पे टॉपिक से आप क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्या है, विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेज। शैशवावस्था में शारीरिक विकास। अब बच्चों हमने अवस्था देख लिया है, अब इसमें शारीरिक विकास क्या होता है, शैशवावस्था में बच्चों के शारीरिक विकास क्या क्या होते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। शिशु का शारीरिक विकास जन्म के पूर्व गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। इस समय माता के खान पान, रहन सहन, स्वास्थ्य एवं उसके संवेगात्मक संतुलन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जन्म के बाद शैशवावस्था में विकास में 2 सोपान हो जाते हैं।
बच्चों ये शैशवावस्था जो है आपके विकास शैशवावस्था का विकास जन्म के पूर्व गर्भावस्था में ही शुरू हो जाता है और इस समय माता के खान पान, रहन सहन, स्वास्थ्य एवं उसके संवेगात्मक संतुलन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जन्म के बाद शैशवावस्था में विकास में 2 सोपान होते हैं। नंबर 1 क्या है बच्चों? जन्म से 3 वर्ष और फिर 3 से 5 वर्ष। एडलर महोदय ने कहा है कि जन्म के कुछ माह बाद ही ये निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। ठीक है, आगे बच्चे देखते हैं। फिर देखिए क्या है, शैशव अवस्था में शारीरिक विकास। ठीक है, अब उसके भार में क्या है? जन्म के समय और पूरी शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से अधिक होता है। अगर तुलना किया जाए जन्म के समय और पूरी शैशवावस्था में जो बालक का भार होगा वो बालिका से अधिक होता है। जन्म के समय बालक का भार लगभग 7.15 पाउंड और बालिका का भार 7.13 पाउंड होता है। पहले 6 माह में शिशु का भार 2 गुना और 1 वर्ष के अंत में 3 गुना हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है जन्म के समय बालक का भार लगभग, अब बच्चों पाउंड में पूछा है, अगर केजी में पूछता है तो कुछ डिफरेंट होते हैं। ये एक सामान्य बालक की बात हो रही है। ठीक है, और सामान्य बालिका की वजन की बात हो रही है, तो ये आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, बाकी पहले 6 महीने में शिशु का भार 2 गुना और अंत में 1 वर्ष के अंत में 3 गुना हो जाता है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बच्चे चलते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके, अगर आपको लग रहा कि इसको नोट करना जरूरी है। लंबाई, लेंथ। शैशवावस्था में 3 वर्ष तक बच्चों के विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है। आप लोग भी देखे होंगे, जो बच्चा छोटा होगा बहुत तीव्र ही लंबाई बहुत बढ़ता है उसका। जन्म के समय शिशु की लंबाई औसतन रूप से 50 सेमी होती है। प्रथम वर्ष के अंत में वह 67 सेमी से 70 सेमी हो जाता है। दूसरे वर्ष के अंत में 77 सेमी से 82 सेमी तक होता है और तथा 6 वर्ष तक लगभग 100 सेमी से 110 सेमी लगभग हो जाता है। जो बच्चा 6 साल का होता है वो औसतन लगभग एवरेज में 100 सेमी से लेकर के 110 सेमी तक लंबा हो जाता है। ठीक है, ये पूरा देख लीजिए बच्चों, इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि जब शिशु जन्म लेता है तो उसकी औसतन लंबाई क्या होती है। तो बच्चों उसकी औसतन लंबाई क्या होती है? औसतन लंबाई 50 सेमी होती है और प्रथम वर्ष के अंत में 67 से 70 सेमी के बीच हो जाता है और दूसरे वर्ष के अंत में 77 सेमी से 82 सेमी तक होता है। 6 वर्ष में लगभग वह 100 सेमी से 110 सेमी लंबा हो जाता है। तो बच्चों आगे देखते हैं। अब ये तो हो गई उसके भार पर, उसकी लंबाई पर चर्चा। उसके सिर और मस्तिष्क, हेड एंड ब्रेन पर चर्चा हो रही है। नवजात शिशु की सिर की लंबाई उसके शरीर के कुल लंबाई की लगभग जो है लंबाई की 1/4 होती है। नवजात शिशु की लंबाई उसके शरीर के लंबाई से 1/4 होती है। पहले 2 वर्षों में सिर बहुत तीव्र गति से बढ़ता है तथा उसका भार शरीर के भार के अनुपात से अधिक होता है। वास्तव में बच्चों आप देखे होंगे, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका शरीर में देखेंगे तो उसका सिर ही होता है बड़ा ज़्यादा, इसलिए 1/4 उसका भार, उसका जो है अनुपात लंबाई मांग लिया गया है उसके शरीर की लंबाई से। और 2 वर्षों में सिर बहुत तीव्र से बढ़ता है तथा उसका शारीरिक भार के अनुपात में अधिक होता है। ठीक, हड्डियाँ, बोन्स, ये आपसे बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम कि नवजात शिशु की हड्डियाँ छोटी और संख्या में 206 होती हैं। संपूर्ण शैशवावस्था में ये छोटी, कोमल, लचीली होती हैं। हड्डियों
कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज लवणों की सहायता से मजबूत होती हैं। इस आयु में शिशु के भोजन में इन लवणों की अधिकता होनी चाहिए। मतलब नवजात शिशु की हड्डियां छोटी और संख्या में 206 होती हैं, क्योंकि बच्चों मनुष्य के भी शरीर में 206 हड्डियां होती है। तो शिशु के भी शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, तो उनकी संख्या भी बढ़ जाती है। तो बच्चों ठीक है, और वो क्या होती हैं, लचीली होती हैं, कोमल होती हैं, छोटी होती हैं, और उनकी मजबूती के लिए बच्चों है कैल्शियम, फास्फोरस, अन्य खनिज लवणों को की सहायता से वह मजबूत होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चे, मांसपेशियों पर चर्चा होती है। मसल्स, शिशु की मांसपेशियां का भार उसके शरीर के कुल भाग का 23% होता है। बच्चों के जो शरीर का वजन है उसका 30% उसका क्या होता है, मांस होता है, मांसपेशियां होती हैं। यह भार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। उसकी भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता है। प्रथम 2 वर्षों में भुजाएं दोगुनी और टांगें 1.5 गुनी हो जाती हैं। 6 वर्ष की आयु तक मांसपेशियों में लचीलापन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अन्य अंग। छठे माह में दूध के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं, नीचे का अगला दांत निकलता है, और 1 वर्ष की आयु तक उनकी संख्या 8 हो जाती है। लगभग 4 वर्ष की आयु तक दूध के सभी दांत निकल आते हैं। नवजात शिशु का सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। जन्म के समय हृदय की धड़कन कभी तेज और कभी धीमी होती है। जैसे जैसे हृदय बड़ा होता है, धड़कन में स्थिरता आ जाती है। आप देखे होंगे बच्चों, कंपेयर करे होंगे बच्चों को, आप अपनी धड़कन को और बच्चों की धड़कन को जब कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे बच्चा का जो धड़कन है वो तेज है। और एक चीज़ और आप देखेंगे बच्चों, सांस लेने में, अगर हम लोग 1 मिनट में औसतन 12-13 बार सांस लेते हैं, लेकिन बच्चे देखेंगे और ज़्यादा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़े, क्योंकि विकास होता रहता है इसलिए। और फिर धीरे धीरे हृदय भी बड़ा हो जाता है और उनके शरीर में स्थिरता आ जाती है, धीरे धीरे वह कम हो जाता है। आगे चलते बच्चों, शिशु के आंतरिक अंगों की पहचान शिशु के आंतरिक अंगों, पाचन अंग, फेफड़ा, स्नायु मंडल, रक्त संचार का अंग, जनन अंग और ग्रंथियों का विकास तीव्र से होता है। ठीक है, शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्ष विकास के काल होते हैं। अंतिम 3 वर्ष बच्चे को मजबूत करता है। ठीक है, जो शैशवावस्था के 3 वर्ष हैं, 0 से 3 वर्ष तक का, वो विकास का काल होता है। और फिर दूसरा आपका होता है 3 वर्ष, वो बच्चों को क्या करता है, मजबूत बनाता है। ठीक, आगे देखते हैं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। अब तक बच्चों हम लोग शैशवावस्था में शारीरिक विकास देखे थे, अब बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड देखें। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल होता है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल होता है। ये अवस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। यह अवस्था जो होती है 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों में 6 से 9 वर्ष शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, और बाद में 3 वर्षों में इसकी विकास की स्थिरता आ जाती है। ठीक है, वही जैसे शैशवावस्था में 3 वर्ष तक विकास का काल होता है, फिर मजबूती का 3 वर्ष काल होता है, वैसे इसमें बच्चों 3 वर्ष तक शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, और फिर वो 3 वर्ष इनके विकास की स्थिरता में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें बच्चों हम लोग फिर देखेंगे भार कैसे क्या होता है। भार, वेट, इस अवस्था में बालक के भार में पर्याप्त वृद्धि होती है। 9 या 10 वर्ष की आयु तक बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। इसके बाद बालिकाओं का भार अधिक होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, लंबाई, लेंथ। बाल्यावस्था में शारीरिक लंबाई कम बढ़ती है। बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई कम बढ़ती है। इन सब वर्षों में लंबाई 2 या 3 इंच ही बढ़ती है। हड्डियाँ
इस अवस्था में प्रथम 4-5 वर्षों में हड्डियों की संख्या वृद्धि होती है और 10-12 वर्ष की आयु में हड्डियां दृढ़ीकरण होता मजबूती होती है। दांत तिथ बाल्यावस्था के आरंभ में दूध के दांत गिरने लगते हैं और उनके स्थान पर अस्थायी दांत निकलने लगते हैं। 12 से 13 वर्ष की अवस्था तक सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं। मतलब आप लोग देखे होंगे दूध का दांत होता है जो बनेगा, उसमें देखें ना कि लगभग 4 वर्ष या 5 वर्ष तक सभी बच्चों के दूध के दांत निकल आते हैं शैशवावस्था ही अवस्था में। और बाल्य अवस्था में बच्चों को दांत गिरने लगते हैं, उनके स्थान पे अस्थायी दांत निकलने लगते हैं। ठीक है। फिर बच्चों मांसपेशियों का भार 8 वर्ष तक कुल भार का 27%, अब तक शैशवावस्था में कितना था 23% का हो जाता है। बालिकाओं की मांसपेशियां बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होती है। बालिकाओं की मांसपेशियां बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होती है। अन्य अंग का विकास डेवलपमेंट ऑफ अदर ऑर्गन्स बाल्यावस्था में मस्तिष्क का आकार और तौल की दृष्टि में पूर्ण विकसित हो जाता है। बाल्यावस्था में सिर के आकार में क्रमशः परिवर्तन होता रहता है। इस अवस्था में बच्चों के लगभग सभी अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है तथा वह अपनी शारीरिक गति पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं। तो बच्चों ये बाल्य अवस्था का विकास है। अब बच्चों हम लोग देखेंगे किशोर अवस्था में शारीरिक विकास क्या है। फिजिकल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस। ठीक है। किशोर अवस्था जीवन की सबसे अधिक कठिन काल है। जो किशोर अवस्था है वह जीवन का सबसे कठिन काल है। ये परिवर्तन की अवस्था कहलाती है। ये क्या कहलाती है? परिवर्तन की अवस्था। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, परिवर्तन की अवस्था किस काल को कहा जाता है? शैशवावस्था काल को, ठीक है, किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को कि प्रौढ़ावस्था को। तो बच्चों परिवर्तन की अवस्था को किससे कहा जाता है? किशोरावस्था को। जीवन का कठिन काल किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे देखिए, किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं का विकास तीव्र गति से होता है। बालकों में तीव्रतम वृद्धि का समय 14 वर्ष की आयु तक तथा बालिकाओं में 11 से 18 आयु तक होता है। बालकों में तीव्रतम जो वृद्धि का समय है 14 वर्ष की आयु तक, तथा बालिकाओं में 11 से 18 वर्ष की आयु तक होता है। अब बच्चों आकार एवं भार। इस अवस्था की लंबाई तेज बढ़ती है। बालक की लंबाई 18 वर्ष की आयु तक तथा बालिका की लंबाई 16 वर्ष की आयु तक बढ़ती है। इस अवस्था में बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। सिर व मस्तिष्क हेड ब्रेन। इस अवस्था में सिर व मस्तिष्क का विकास जारी रहता है। 15 या 16 वर्ष की आयु में सिर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है एवं मस्तिष्क का भार 12 और 1400 ग्राम के बीच में होता है। ठीक है बच्चों। हड्डियों में पूर्ण मजबूती आ जाती है और कुछ छोटी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। ठीक है। आगे चलते बच्चों, अन्य अंगों का विकास। इस अवस्था में आँख, कान, नाक, त्वचा, स्वादेंद्रिय, वाक कामेंद्रियों का पूरा विकास हो जाता है। मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। मस्तिष्क का विकास लगभग पूरा हो जाता है। ठीक है। विभिन्न ग्रंथियों का विकास। किशोर अवस्था में विभिन्न परिवर्तन का आधार है। किशोर अवस्था में विभिन्न परिवर्तनों का आधार है। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जिनमें पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल ग्रंथियां प्रमुख हैं। इन ग्रंथियों के स्राव शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। इस अवस्था में बच्चे खेल कूद तथा अन्य क्रियाओं में अधिक सक्रिय हो जाते हैं। वे अपने कार्य स्वयं करने लगते हैं, दूसरों
पर निर्भर नहीं रहते हैं। बच्चे जो किशोरावस्था रहता है वो अपने आप पर डिपेंड हो जाते हैं और वो किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं और ये खेलने कूदने में और अन्य क्रियाओं में अधिक सक्रिय रहते हैं। निर्भर नहीं करते। ठीक है, आगे बच्चों देखते हैं। किशोर किशोरियों को शिक्षा देते समय भी उनकी शारीरिक अभिवृद्धि और परिवर्तनों को ध्यान में रखना चाहिए। किशोरावस्था जीवन का वह समय जब हड्डियां बड़ी शीघ्रता से बढ़ती व विकसित होती हैं, अतः उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा उनके अनुकूल उचित शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि बच्चों अगर उनके अनुकूल शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जाएगी, खेल कूद की व्यवस्था हर चीज़ नहीं की जाएगी, करना चाहिए जिससे उनका और जो है विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ठीक है, विकास अच्छी तरीके से हो सके। गतिविधियाँ क्या है, ठीक है, ये प्रशिक्षक को चर्चा करें। विभिन्न अवस्थाओं में चर्चा करना है, ये बच्चों हम लोगों के लिए नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। ये बच्चों आप देखिए कुछ पॉइंट हैं जो पुनरावृत्ति की है, ये हमारे लिए है। ठीक है, कि बाल विकास की 3 अवस्थाएं कौन कौन? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। 3 से 6 वर्ष में शारीरिक विकास गति तीव्र होती है। किशोरावस्था को विभिन्न परिवर्तनों की अवस्था कहा जाता है। ये आप क्विक रिवीजन इससे कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम चलते हैं। शारीरिक विकास तो मेरा हो गया, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था उसमें? विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास। पहले क्या था? शारीरिक विकास। अब हम पढ़ेंगे मानसिक विकास। शैशवावस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास क्या होता है, फिर बाल्यावस्था का मानसिक विकास, फिर किशोरावस्था का मानसिक विकास। ये दूसरा पॉइंट है, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंसी, मतलब शैशवावस्था में मानसिक विकास क्या है। जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क पूर्णतः अविकसित होता है और वह अपने वातावरण को नहीं जानता। जैसे जैसे उसका मस्तिष्क विकसित होता है, उसे अपने वातावरण के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। जन्म से 3 माह तक शिशु केवल अपने हाथ पैर हिलाता है, भूख लगने पर रोता है, हिचकी लेना, दूध पीना, कष्ट का अनुभव करना, चौंकना, चमकदार चीज़ को देखकर आकर्षित होना या कभी कभी हंसना आदि क्रियाएं करता है। ये बच्चों जब शिशु जो है 3 माह का होता है तब ऐसे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपके घर में 3 माह का शिशु है तो आप भी ऐसे देखिए, आप वहाँ पे अपना जो है आप परीक्षण करिए, अनुभव करेंगे तो आपको ऐसे ऐसे लक्षण आपको देखने को मिलेगा। आगे देखेंगे, चौथे से 6 मास, मतलब 3 ये जन्म से 3 माह तक के लक्षण है और फिर 3 के बाद 4 से 6 माह की तक शिशु को क्या होता है? शिशु सब व्यंजनों की ध्वनियाँ करता है, वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करता है, सुनी हुई आवाज़ का अनुकरण करता है, वह अपना नाम समझने लगता है। अगर उसके नाम को आप बुला रहे हैं तो आपको पलट के देखने की भी कोशिश करता है और लगभग सभी ध्वनियों को वह जो है उच्चारण करने लगता है, बोलने लगता है व्यंजनों के। और फिर देखिए क्या होता है बच्चों, आगे देखेंगे। 7वें माह से 9वें माह तक घुटनों के बल चलने तथा सहारा से खड़े होने लगता है। 10वें माह से 1 वर्ष तक वह बोलने का अनुकरण करता है और दूसरे वर्ष से शब्द व वाक्य बोलने लगता है। तीसरे वर्ष में पूछे जाने पर अपना नाम बताने लगता है, कविता या कहानी भी छोटी छोटी सुनाता है, अपने शरीर के अंग को पहचानने लगता है। ठीक है, ये देखिए कि हर पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चौथे वर्ष तक वह 4 या 5 तक गिनती लिखना, अक्षर लिखना जानने लगता है। 5वें वर्ष में शिशु हल्की व भारी वस्तुओं में अंतर करने लगता है, वह विभिन्न रंग पहचानने लगता है
वह अपना नाम लिखने लगता है। इस प्रकार शैशवावस्था में मानसिक विकास शीघ्रता से होता है। तर्क व निर्णय करने की क्षमता अधिक विकसित नहीं होती है। जन्म से शिशु की स्मरण शक्ति बहुत कम होती है। ज्ञानेंद्रियों के विकास के साथ संवेदन क्रिया आरंभ हो जाती है। इस अवस्था में बच्चे कल्पना के जगत में रहते हैं। वे अधिकतर अनुभव, निरीक्षण, अनुकरण द्वारा सीखते हैं। वह छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने लगते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये शैशवावस्था का था। अब देखेंगे बाल्य अवस्था में मानसिक विकास। बालक की शारीरिक आयु के साथ साथ मानसिक विकास भी होने लगता है। बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, इसलिए उन्हें मानसिक विकास के अधिक अवसर मिलते हैं। क्योंकि बच्चों ये जान लीजिए मानसिक विकास का अधिक अवसर है जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। ठीक है, इस अवस्था में बालक के समझने, स्मरण करने, विचार करने, स्मरण करने, समस्या समाधान करने, तर्क चिंतन, निर्णय लेने आदि की क्षमता का विकास समुचित मात्रा में हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या हुआ? छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है। बच्चों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संचय करने की क्षमता विकसित होती है। वह रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है। जैसे उसे लकड़ी, कागज व मिट्टी की वस्तुओं को बनाने में आनंद मिलता है। बच्चे समूह में रहना व कार्य करना पसंद करते हैं। साथ ही अनुकरण, सहानुभूति व सहयोग आदि की समान प्रवृत्तियों का विकास भी इसी अवस्था में हो जाता है। बच्चे पढ़ने, लिखने व सीखने में अधिक रुचि लेते हैं। खेल उनकी दिनचर्या का प्रमुख अंग बन जाता है। वह पहेली बुझाने व समस्यात्मक खेलों में रुचि लेने लगते हैं। बच्चे पर्यावरण की वास्तविकताओं को समझने लगते हैं और उनमें आत्मविश्वास विकसित हो जाता है। क्या विकसित? आत्मविश्वास विकसित हो जाता है। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था में मानसिक विकास। किशोरावस्था में मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस। ठीक है, क्या है? किशोरावस्था में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमाओं को छू लेता है। एकदम उच्चतम जो कहते हैं मानसिक विकास जो होना रहता है किशोरावस्था 18 साल 20 साल तक कहते नहीं हो जाता। इसके बाद फिर किशोरियों की स्मरण शक्ति में अस्थायित्व आने लगता है। उनकी कल्पना, चिंतन, तर्क, विश्लेषण, संश्लेषण, अमूर्त चिंतन, समस्या समाधान जैसी उच्च मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास हो जाता है, लेकिन वह उसका उपयोग प्रौढ़ की तरह करने में समर्थ नहीं होते हैं। इस अवस्था में कल्पना की बहुलता होती है। वे कभी कभी दिवा स्वप्न देखते हैं, डे ड्रीमिंग देखते हैं, दिवा स्वप्न देखते हैं। किशोरावस्था में शब्द भंडार अधिक बढ़ जाता है और चिंतन, तर्क व कल्पना शक्ति के साथ साथ किशोर किशोरी की वाक्पटुता आ जाती है। इस अवस्था में किशोर किशोरी की रुचियों में भी तीव्र विकास होता है। आकर्षक व्यक्तित्व, वेशभूषा, पढ़ाई लिखाई, पौष्टिक भोजन, भावी रोजगार, कंप्यूटर, इंटरनेट, साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति किशोर या किशोरी की विशेष रुचि होती है। इस अवस्था में बच्चा बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर अग्रसित होता है। इसलिए किशोर और किशोरी को नए ढंग से समायोजन करना पड़ता है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा हो गया है। आगे बच्चों हम देखते हैं बुद्धि, इंटेलिजेंस।
क्या है? मानसिक में बुद्धि। देखिए क्या होता है, एक एक पॉइंट को बढ़िया तरीके से हम लोग देखेंगे। बुद्धि। बालक बालिकाओं की मानसिक योग्यताओं का पता लगाने के लिए हम उनकी बुद्धि का पता लगाते हैं। बालक बालिकाओं के मानसिक योग्यताओं का पता लगाने के लिए हम उनकी बुद्धि का पता लगाते हैं। हम अक्सर यह कहते हैं कि अमुक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, वह दूसरा व्यक्ति कम बुद्धिमान है। समानतः सीखने, तर्क करने, चिंतन करने, कल्पना करने व अमूर्त चिंतन करने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। ये बच्चों बुद्धि की परिभाषा है। अब देखिए विभिन्न कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ बुद्धि की परिभाषाएं दी है। वुडवर्थ ने कहा है कि बुद्धि कार्य करने की विधि है। क्या? बुद्धि कार्य करने की विधि है। टर्मन ने कहा है बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बच्चों इस परिभाषा को पूछ के कहा जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है किसने कहा? तो वुडवर्थ ने कहा। ठीक है, इस तरीके से ये परिभाषा भी हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, बीने ने कहा बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। रायबर्ड ने कहा बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देता है। तो ये बच्चों जो परिभाषाएं हैं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बच्चों इसको हमें याद रख लेना है। ठीक है, मोटे तौर पर बुद्धि निम्नलिखित प्रकार की योग्यता आती है। ठीक है, देखते हैं। सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, समस्या का समाधान करने की योग्यता, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, संबंधों को समझने की योग्यता, अपने वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता। ये बच्चों हमारी क्या है, ये कुछ हमारी बुद्धि की योग्यताएं हैं मोटे तौर पर देखा जाए तो। आगे देखते हैं बच्चों, बुद्धिलब्धि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बुद्धिलब्धि, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, ठीक है, IQ। विभिन्न मानसिक योग्यता परीक्षण के माध्यम से हम व्यक्ति की मानसिक आयु का पता लगा लेते हैं। जैसे यदि कोई 8 वर्ष का बालक 10 वर्ष की आयु के लिए निर्मित मानसिक योग्यता परीक्षण कर लेता है तो उसकी वास्तविक आयु 8 वर्ष और मानसिक आयु 10 वर्ष मानी जाएगी। बालक की बुद्धिलब्धि निकालने के लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं: बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो बच्चों इसमें इसी से हम IQ निकाल लेते हैं। अगर बच्चा 8 वर्ष का है, वह मानसिक योग्यता जो है कक्षा जो 10 वर्ष के बच्चा है, 10 वर्ष का जो बच्चा उसके लेवल का काम कर रहा है, तो उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष हो जाएगी। तो बच्चों इसी पे हम उसको क्या करके इसको हल निकाल लेंगे। उदाहरण के लिए मानसिक आयु 10 वर्ष, वास्तविक आयु 8 वर्ष, बुद्धिलब्धि आपका क्या हो जाएगा 125। जैसे यही है, मानसिक आयु कितना है 10, वास्तविक आयु क्या है 8, गुणे क्या हो जाएगा 100। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1000 बटे 8, और करेंगे 1 आएगा, यहाँ 8 हो गया, तो यहाँ 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 20, 8 दूनी 16 हो गया, फिर यहाँ 4 हो गया, फिर 8 पंचे 40, अर्थात आपका क्या हो जाएगा 125। कितना बुद्धिलब्धि आपका हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 125। आगे देखते हैं बच्चों, ये 125 है। बुद्धिलब्धि से व्यक्ति की बुद्धि पता लगाने के लिए टर्मन नामक वैज्ञानिक ने निम्नलिखित वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। जैसे अब सबका देखिए कौन किस प्रकार से है, ये वर्गीकरण दे दिए हैं। अगर इतनी बुद्धिलब्धि प्राप्त होती है किसी की, तो जैसे अगर किसी व्यक्ति की बुद्धिलब्धि 140 या उससे अधिक है तो प्रतिभाशाली बच्चा है वो। कैसा बच्चा है?
प्रतिभाशाली है या उसे हम कह सकते हैं जीनियस बच्चा है वो। अगर 120 से 140 के बीच में आता है तो अति श्रेष्ठ है, वेरी सुपीरियर बच्चा है वो। अगर 110 से 120 है तो श्रेष्ठ बालक है या श्रेष्ठ बुद्धि है, सुपीरियर है। 90 से 110 है तो समान बुद्धि, एवरेज है, मतलब समान बालक है, समान बुद्धि वाला है। अगर 80 से 90 है तो मंद बुद्धि है। 70 से 80 है तो छेड़ बुद्धि है। 70 से कम है निश्चित छेड़ बुद्धि है। और 50 से 70 है तो अल्प बुद्धि है। तो बच्चों ये जो आपको टेबल दिया जा रहा है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 50 या 25 से 50 तक मूर्ख बुद्धि है और 20 या 25 से कम ये महामूर्ख है। ठीक है, तो बच्चों यह टेबल टर्नर महोदय ने दिया है बुद्धलब्धि के आधार पर। ये टर्नर महोदय ने इसको सीरीज दिया है। अब बच्चों इसमें से आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से पूछा जा सकता है 120 140 से किस प्रकार का बच्चा है, किस प्रकार की बुद्धि है, तो अति श्रेष्ठ, वेरी सुपीरियर है। इसलिए बच्चों इसको हमें लिख लेना है और पढ़ लेना है, याद कर लेना है। आगे देखेंगे बच्चों, अब आपकी बारी तो गतिविधि है। आगे चलते हैं, यहाँ देखेंगे आपके परीक्षा की दृष्टि से क्या है। बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंट टेस्ट, ठीक है, आईटी। किसी भी व्यक्ति की बुद्धि पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार की बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने समय समय पर विभिन्न बुद्धि परीक्षण बनाए। इनको मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। मतलब व्यक्तिगत एक ही व्यक्ति का अगर बुद्धि परीक्षण करना तो उसका अलग है। अगर समूह में व्यक्ति बुद्धि परीक्षण करना है तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। आगे देखते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण परीक्षण एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जा सकता है। इसका आरंभ बिने महोदय ने किया है। किसने किया है? बिने महोदय ने किया है। अगर परीक्षण एक ही समय में एक ही व्यक्ति पर किया जाता है तो उसे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। इसका आरंभ बिने महोदय ने किया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, सामूहिक बुद्धि परीक्षा, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। यह परीक्षा एक समय में अनेक व्यक्तियों की ली जाती है। इसका प्रारंभ प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में हुआ था। अब ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग कहाँ पर सबसे पहले हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में हुआ था। कारण यह था कि सरकार मनुष्यों की मानसिक योग्यताओं के अनुसार उनको सेना में सैनिक अफसरों व कर्मचारियों के अन्य पदों पर नियुक्ति करना चाहती थी। इसलिए वहाँ पे सामूहिक जो है बुद्धि परीक्षण किया गया था। व्यक्तित्व व सामूहिक दोनों प्रकार के परीक्षणों को 2 रूपों में बांटा गया है। भाषात्मक वर्बल, क्रियात्मक नॉन वर्बल। चलो बच्चों इसको देखते हैं क्या होता है। भाषात्मक परीक्षण या वर्बल परीक्षण, इसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है। वह अमूर्त बुद्धि परीक्षा ली जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति लिखने पढ़ने का कितना ज्ञान है। उसे प्रश्नों के उत्तर लिखकर गोला बनाकर, गुणा बनाकर या रेखांकित कर देना होते हैं। ठीक है, इस परीक्षा में निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अंकगणित के प्रश्न होते हैं, व्यवहारिक ज्ञान संबंधी प्रश्न होते हैं, निर्देश के अनुसार प्रश्नों का उत्तर होता है, समानार्थी या विलोम शब्द होते हैं, या बेतरतीब शब्दों की तरतीब में लिखना होता है। बेतरतीब शब्दों को मतलब जो शब्द होते हैं इधर उधर करते हैं उनको हमें सही तरीके से वाक्य बनाना होता है। इस तरीके को भाषात्मक परीक्षण हम कहते हैं। आगे बच्चों देखते हैं हमारा क्या है, क्रियात्मक परीक्षण, नॉन वर्बल या परफॉर्मेंस टेस्ट। इन परीक्षण का प्रयोग उन व्यक्तियों पर किया जाता है जिनको भाषा का ज्ञान कम होता है या जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। इसके द्वारा मूर्त बुद्धि का पता लगाया जाता है। इस परीक्षण में वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है और परीक्षार्थियों को समस्या
पूर्ण कार्य करने को दिए जाते हैं। जैसे चित्र एक में बिखरे हुए टुकड़ों को क्रम से लगाकर चित्र को पूरा करें, या दूसरा क्या है, किसी दिए गए चित्र को असंभव बात को बताना, या तीसरा तिकोनी, चौकोर व गोल वस्तुओं को रखकर आकृति को पूरा करना, भूल भुलैयों से होकर बाहर जाने का मार्ग बताना। ये बच्चों जो भाषा जिनका विकास सही नहीं है या भाषा परीक्षण नहीं है या जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए ऐसे ही करके उनकी मानसिक योग्यता का हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। इन सभी परीक्षणों का प्रयोग अधिकतर प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक द्वारा ही किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे बच्चों देखते हैं क्या है। व्यक्तिगत भाषात्मक परीक्षण इंडिविजुअल लैंग्वेज टेस्ट किसने किया है? बिने साइमन स्केल से कहते हैं, स्टैनफोर्ड बिने स्केल भी कहते हैं। ठीक है, कुछ प्रमुख बुद्धि परीक्षणों के नाम हैं बिने साइमन स्केल या स्टैनफोर्ड बिने स्केल। व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण, पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण या बेसलर वैल्यूड टेस्ट। ठीक है, सामूहिक भाषात्मक परीक्षण, ग्रुप लैंग्वेज इंडिविजुअल लैंग्वेज टेस्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट, सेना में समान वर्गीकरण टेस्ट, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण, ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट, शिकागो क्रियात्मक टेस्ट, शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट। बच्चों ये आपकी यूपी टेट, सुपर टेट या आप डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा करके आपके लिए यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे यहाँ पूछा जा सकता है। ठीक है, बिने साइमन स्केल क्या है? व्यक्तिगत भाषा परीक्षण का टेस्ट होता है। ठीक है, इसलिए इसको बढ़िया तरीके से वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर सकते हैं या इसको बढ़िया तरीके से आप इसको पढ़कर याद कर सकते हैं। तो बच्चों आगे देखते हैं क्या है। बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। विभिन्न आयु वर्ग के लिए निर्मित परीक्षणों के माध्यम से हम बालक की बुद्धि का पता लगाकर उनके अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। इसी कारण से बुद्धि परीक्षण शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन बन गए हैं। जैसे बच्चों, विभिन्न वर्गों के निर्मित परीक्षणों के माध्यम से हम बालक का बुद्धि का पता लगा सकते हैं और उन्हीं के अनुकूल हम शिक्षा व्यवस्था कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों, जो बच्चा बुद्धि प्रतिभाशाली बच्चा होगा या अति श्रेष्ठ बच्चा होगा, तो उसके लेवल को अगर हम समान बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसको बोरिंग फील होगा। इसलिए बुद्धि परीक्षण करने के बाद उसको उसी लेवल की शिक्षा देना चाहिए जिस लेवल का वह बच्चा है। जैसे इसलिए इसी कारण बुद्धि परीक्षण शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। नंबर 1, सर्वोत्तम बालक का चुनाव करने में, पिछड़े बालकों का चुनाव करने में, अपराधी व समस्यात्मक बालकों का सुधार करने में, बालकों का वर्गीकरण करने में, ये सब हमारे जाने उपयोग होगा बच्चों। फिर आगे क्या है, बालकों की विशिष्ट योग्यताओं का ज्ञान करने में, बालकों की क्षमता के अनुसार कार्य करवाने में, बालकों की व्यावसायिक योग्यता का ज्ञान करने में, बालकों की भावी सफलता का ज्ञान करने में, अपव्यय का निवारण करने में, राष्ट्र के बालकों की बुद्धि का ज्ञान करने में। तो बच्चों ये हमारा आज यहीं तक, आज बच्चों आप लोगों को यहीं तक चर्चा किया गया है। ठीक है, ये आपका भाग 1 है। आपका भाग 2 में इस जो बचे शेष पॉइंट हैं उस पर चर्चा हो जाएगी और साथ साथ आपका एक भाग 3 लेके आएंगे जो बच्चों इस टॉपिक से बिंदुवार पॉइंट को हम कवर करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि बच्चों पहले हम किसी चीज़ को जब विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं, विस्तार पूर्वक पढ़ के समझते हैं, तब अगर हम बिंदु वाइज लेकर उस टॉपिक को आएंगे आपको समझ में आएगा
अभी हमारे पास समय बहुत है, इसलिए पहले हम एक एक टॉपिक को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, विस्तार पूर्वक समझेंगे। इसके बाद फिर बिंदुवार भी पॉइंट हम लोग समझेंगे। और जब बच्चों रिपीटेड का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो वैसे ही हम लोग तब सीरीज लगाना शुरू कर देंगे, प्रैक्टिस सेट करना शुरू कर देंगे। और आपको परीक्षा की दृष्टि से जो भी कुछ इम्पोर्टेंट है सब आपको टॉपिक वाइज आपको मिलता रहेगा। आप पहले सब कवर हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप पहले हर पॉइंट को विस्तार पूर्वक आप समझिए। जब आप विस्तार पूर्वक समझ लेंगे तब आपको शार्ट भी आपको समझने में आपको सहायक सिद्ध होगा। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो को रोक रोक करके आप इसको नोट्स बना लीजिए। और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी, लेकिन अभी पीडीएफ आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अभी आप पढ़िए। जब आपको पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगा तो हम सब आपको एक ग्रुप बना देंगे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे, और उसमें लिंक लगा देंगे, सारा पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अभी आप यहाँ वीडियो के माध्यम से एक एक पॉइंट को देखिए, क्योंकि जब पीडीएफ आपको मिल जाता है तो आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, ऐसा आप करते रहते हैं और वो आपका समय नहीं आता है। इसलिए पीडीएफ इकट्ठा कर लेंगे, आपके माइंड में होता तो पीडीएफ मेरे पास आ ही गया तो क्या मतलब है पूरा वीडियो देखने का। तो बच्चों, इसीलिए है कि जब आप पूरे वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, आप दिमाग लगाएंगे तो आपको ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि पीडीएफ आप रख लेंगे और फिर आप पीडीएफ पढ़ने को आपको समय नहीं मिलेगा। इसलिए पीडीएफ आपको लास्ट में दिया जाएगा नोट्स बना करके, उसके लिए दिक्कत आप ना लीजिए, सभी पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, आप तैयारी करिए बढ़िया से बढ़िया, आप मेहनत करिए, आपको ज़रूर सफलता होगा। आप अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को ज़रूर प्राप्त करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज यहीं तक का। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।